दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं 54वें लेक्चर पे, यानी इसके पहले 53 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। बहुत खुशी मिल रही है, सच बता रहा हूं। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखे तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जाइए देख आइए। होता क्या है कि आप शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं, सीक्वेंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी इतिहास याद नहीं रहेगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना कि मैं इस सीरीज में आपको इतिहास भी कवर कराऊंगा, भूगोल भी कवर कराऊंगा, संविधान भी कवर कराऊंगा, साइंस भी कवर कराऊंगा। सहयोग करना, आपको थोड़ा साथ देना है, पेशेंस रखना है। देखिए पेशेंस रखा तभी आपके पास आज 1500 सवालों का कलेक्शन हो गया है। आज 1600 सवाल हो जाएगा। आज 1591 से लेकर 1620 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। और ये तुगलक वंश का आखिरी वीडियो, शुरुआत के 45 वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया प्राचीन इतिहास, और 46वें नंबर से स्टार्ट हो गया आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास, मिडावल हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं। तो आइए ज्वाइन करिए, देर मत करिए। बार बार कह रहा हूं पीछे के वीडियोस को देखते रहिए। जिन बच्चों ने पहली बार देखा वीडियो को, पीछे के लेक्चर को जरूर देखिए आप, ठीक है। पूरा सीक्वेंस में सब कुछ बता रहा हूं, याद रखेगा। ये जो वीडियो आपको दे रहा हूं ये ट्रेलर वीडियो है। ट्रेलर पढ़ के मजा आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच का इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगा। एक नए प्लेटफॉर्म से दोस्तों इस फाउंडेशन बैच को हम लॉन्च कर रहे हैं। यहां से जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, दिन कौन सा दोस्तों? तो 54 डेज है आज हमारा, और 1591 से लेकर 1620 तक के सवालों को अटेंड करने चल रहे हैं। और तुगलक वंश का आखिरी वीडियो है। इसके पहले भी तुगलक वंश पे चर्चा हो चुका है, तो ये तुगलक वंश का आखिरी वीडियो। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, बहराइच में सैयद शालार मसूद गाजी। याद रखें दोस्तों, ये बहराइच कहां पर स्थित है? तो ये बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में स्थित एक दरगाह है जहां पर दोस्तों एक मेला भी लगता है, प्रसिद्ध मेला दोस्तों, जिसे हम गाजी मियां की मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? गाजी मियां का मेला कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। एक उर्स के रूप में दोस्तों यहां आयोजन किया जाता है, याद रखेंगे। और इनकी दरगाह पर दोस्तों कौन गया था? ये गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन गया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक गया था दोस्तों इनकी दरगाह पर। क्या करने गया था? देखो कैसे याद रखेंगे इस सवाल को, मैं कुछ ऐसा बता दे रहा हूं कोई भूलोगे नहीं। दोस्तों हमने भी पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान राजा था। कुछ नहीं, इसे पागल भी कहा। पागल कहने के पीछे रीजन ये था कि इसके सारे डिसीजन गलत हो जाते थे। जैसे इसका पहला बड़ा डिवीजन था राजधानी परिवर्तन का। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को लेकर गया, बाद में उठाकर दौलताबाद से दिल्ली लाया। भाई अपने डिवीजन को परिवर्तित करना ये कितना डिफिकल्ट होता है आप समझो। और इसके द्वारा किया गया क्यों? क्योंकि जो सोच के इसने काम किया तो हो नहीं पाया। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। जी हां, सवाल आता है परीक्षा में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? जवाब क्या होगा? याद रखेगा, चमड़े की प्रतीक मुद्रा चलाया। कॉन्सेप्ट चोरी किया चीन से। चीन में उस तरह की पहले सांकेतिक मुद्रा चलती थी, ये सोचा हमारे यहां भी चलेगा, क्योंकि लोग क्या करते थे, जो धातु होता था उनका स्टोरेज करना शुरू कर दिए थे। इसने सोचा अगर मुद्रा ही बदल दिया जाए, जिस तरह से मोदी जी ने किया वैसा दोस्तों कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन फेल, ठीक है। तो दोस्तों बार बार फेल हो जाता था, इसलिए चला गया दरगाह पे दर्शन करने, कि लगता है कुछ भूत प्रेत वाली बात है क्या, दर्शन वर्शन कर लेंगे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखेगा, ये दरगाह जाने वाला क्या है? पहला शासक था। और इसने यहां ही नहीं, इसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दर्शन भी किया। किसकी दरगाह दोस्तों? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा। यह दरगाह कहां पर दोस्तों? ये दरगाह अजमेर में है। तो ये अजमेर भी गया था, क्या करने? दर्शन करने गया था, कि थोड़ा सा कुछ हमारे राजपाट में अच्छा चलने लगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा यात्री बाहर से भारत आया? बाहर नहीं आया दोस्तों, भारत आया, ठीक है। कौन सा यात्री दोस्तों भारत आया था? किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो याद रखेगा, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किया था। किसने? इब्न बतूता ने दोस्तों भारत की यात्रा किया था। कब किया था? सवाल बन सकता है, तो बताएगा 1333 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1333 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। लिख रहा, इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित किस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया दोस्तों? यह विस्तृत विवरण दिया है। तो याद रखेगा, उस जमाने में डाक व्यवस्था चलती थी। कौन सी व्यवस्था चलती थी? डाक व्यवस्था चलती थी, उसका विस्तृत विवरण दिया है। हालांकि डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी शुरुआत किया था, लेकिन इसके काल में आते आते तक दोस्तों ये डाक व्यवस्था और ज्यादा प्रचलित हो गई थी। तो ये व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में भी वर्णन किया। पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। क्या नाम है? रेहला। अभी आगे मिलेगा। लिख रहा है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? उसकी किताब का नाम है रेहला। जी हां दोस्तों, उसकी रचना का नाम है रेहला। कहीं कहीं पर रेहला देता है, कहीं कहीं पर इसका पूरा नाम देता है किताबुल रेहला। क्या देता है दोस्तों? किताब उल
उल रहला। ठीक है, तो आप घबराएगा मत, आप चाहे रहला याद रखेगा चाहे किताबुल रहला याद रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कहां से आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये उत्तरी अफ्रीका से आया था। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका से था, मोरक्को का यात्री था या मूर देश का यात्री था। ठीक है, लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर दोस्तों नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे दिल्ली का काजी बना दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली का क्या बना दिया दोस्तों? काजी बना दिया। जी हां दोस्तों, काजी बना दिया। और इब्न बतूता बन भी गया। लंबे समय तक दोस्तों उसने दिल्ली के काजी पद पर रहा। याद रखेगा, यह कहां का था? तो मूर देश का निवासी माना जाता है, मूर देश का निवासी। ठीक है, कहीं कहीं पे मूर देश दे देता है, कहीं कहीं पे दोस्तों उत्तरी अफ्रीका दे देता है, तो आप दोनों पढ़िए ना, कहीं कहीं पे मोरक्को दे देता, सब याद कर लीजिए, सब याद कर लीजिए, कहीं कुछ मत छोड़िए। पता नहीं आपकी परीक्षा में कौन सा ऑप्शन दे दे आपके सामने, तो सब कुछ रेडी रखिए। ठीक है, अगला लिख रहा है उस जैन संत का। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, बाद में इसी इब्न बतूता को चीन भेजा जाता है, राजदूत बनाकर। कहां भेजा जाता है? इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत बनाकर कहां भेज दिया? चीन देश की यात्रा पर भेज दिया। ठीक है सर, इसको ही, हाँ इब्न बतूता की बात करें उसी को भेज दिया। ठीक है, लिख रहा उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया? कहा जाता रातों रात दोस्तों, रात भर बैठकर उनके साथ बातचीत किया, जागता रहा। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जिन प्रभा सूरी। क्या नाम दोस्तों? जिन प्रभु सूरी, जिन प्रभु सूरी नाम है, या जिन प्रभा सूरी या जिन प्रभु सूरी। याद रखेगा, ये एक प्रसिद्ध जैन संत थे जो मिले थे किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से मिले थे। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक इससे मिल रहा है, वहीं दोस्तों दूसरे थे निजामुद्दीन औलिया। नाम सुना होगा आपने, निजामुद्दीन औलिया जब से मिलने की बारी आई तो गया ही नहीं मिलने। ठीक है, और वो भी मिलने से इंकार कर दिए। उन्होंने तो इनको कहा था, जब बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तब उन्होंने कहा था कि धुनूज दिल्ली दूरस्थ है, कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो याद रखेगा, ये वाले सेंटेंस कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। लिख रहा दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? ठीक है, बताइए पहली बार दोस्तों खलीफा के नाम पर खुतबा क्यों नहीं, खुतबा किसने नहीं पढ़ा? तो देखिए विद्वान शासक था ना, मोहम्मद बिन तुगलक कोई ऐसा तो था नहीं। ठीक है, तो याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? यह एक विद्वान शासक था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए किसी के ऑर्डर को नहीं मानता था। ठीक है, ऑर्डर मानना इसके बस की बात नहीं, जाहिल गवार होता तो ऑर्डर मान जाता। तो दोस्तों कभी इसने खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ा ही नहीं। जी हां, जबकि और जो राजा हुआ करते थे, इसके बाद का जो राजा होगा फिरोज शाह तुगलक, वो पढ़ेगा खुतबा, वो पढ़ेगा खुतबा, ये नहीं पढ़ा खुतबा। ठीक है, विद्वान शासक है, याद रखेगा। लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक दोस्तों कहां रहा? पहली बात आती है दिल्ली छोड़ा क्यों गया? तो याद रखे दोस्तों, दिल्ली में प्लेग रोग फैल गया था। कौन सा? प्लेग रोग फैल गया था, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो रही थी। ठीक है, तो याद रखे एक तरह का वायरस था, तो इसने इसे छोड़ दिया। और 2 वर्षों तक दोस्तों एक शिविर था जिसका नाम था स्वर्गद्वारी। जी हां दोस्तों, स्वर्गद्वारी नाम का एक शिविर था, उस शिविर में दोस्तों जाकर ये टिका था। ये आप याद रखेंगे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? दोस्तों ये सेंटेंस किसका है? तो याद रखेगा इतिहासकार बदायूनी ने कहा था। किसने कहा था? इतिहासकार बदायूनी ने। जी हां दोस्तों, इतिहासकार बदायूनी के द्वारा यह सेंटेंस कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, यह कथन, और यह वाला सवाल भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगला दे रहा दोस्तों, क्या क्या सवाल बनता है देखिए। लिख रहा किस तुगलक शासक के काल में दक्षिण में विजयनगर की स्थापना हुआ था? यह बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। उस दक्षिण में विजयनगर की स्थापना किया किसने था दोस्तों? तो याद रखेगा स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का, ये 2 भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में क्या किया दोस्तों? विजयनगर की स्थापना किया। उस समय राजा कौन था दोस्तों? तो उस समय शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ही राजा था, इसको भी आप याद रखेगा। सवाल ये भी आता है, अभी जो आपसे सवाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किसके काल में ऐसा हुआ था? तो बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? सवाल ये बने तो क्या बताएंगे? हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। ये 3 सवाल आपको याद रखने। ठीक है, लिख रहा महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह,
दोस्तों महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस स्वतंत्र राज्य की घोषणा किया? तो इसका नाम था बहमन शाह और इसने अपने नाम पर ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया, या कह सकते हैं जिस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था, बहमनी राज्य ने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। किसने किया था? वहां पर कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह था। नाम ये भी आप याद रखिएगा। सवाल ऐसे ही पूछता कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो क्या बताएंगे? अलाउद्दीन बहमन से याद रखेगा बहमनी, तो अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला देखिए, लिख रहा देवगिरी की विदेशी मूल के किस मुस्लिम शासक ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण किया था? यह बहमन शाह कोई दूसरा नहीं था, यह देवगिरी पर ही दोस्तों राज करता था। इसका पुराना नाम था हसन गंगू। क्या नाम था दोस्तों? हसन गंगू। इसी ने बाद में दोस्तों ऐसा किया। ठीक है, अच्छा देवगिरी सर वही है ना जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। राय रायन की उपाधि धारण करते थे राजा रामचंद्र देव, वो यहाँ के यादव वंशी शासक थे देवगिरी के। वही वाले सर ने, वही वाला सवाल है ना? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। यह देवगिरी के विदेशी मूल के मुस्लिम शासक अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण किया किसने? हसन गंगू ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर दोस्तों कौन बैठा? तो जब तुगलक की मृत्यु हो जाती है तब याद रखेगा गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक। कौन बैठता दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक दोस्तों ये गद्दी पर बैठता है। इसको याद रखेगा। कब दोस्तों इसकी मृत्यु कब होती है? तो याद रखेगा 1350 में। ठीक है, 1350-51 के दौरान दोस्तों मृत्यु हो जाती है और 1351 से लेकर के अभी इसका शासन चलेगा 1388 तक। लंबा टाइम पीरियड दोस्तों ये गद्दी पर रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक यहां गद्दी पर बैठ गया। अगला सवाल दे रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किस नए कर को वसूल करने का आदेश दिया गया? तो जैसे फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है उसने 3-4 टाइप के नए टैक्स लगा दिए जनता पर। ठीक है, उन नए टैक्स में कौन सा था? तो पहला था दोस्तों खराज। कौन सा था? खराज। आप कहेंगे सर खराज क्या होता है? मैंने कहा लगान को खराज कहा जाता है। आपने कहा ठीक सर समझ गए। दूसरा याद रखेगा, दूसरा था खम्स। क्या था दोस्तों? खम्स। ठीक है, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे खम्स के बारे में जानते होंगे, पहले भी मैं पढ़ाया था खम्स। ठीक है, खम्स क्या होता था? तो लूट का माल होता था। लूट का माल जो होता था, आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में 75%, 3/4 हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी का होता था। मैंने आपको बताया था जब वो किसी राज्य पर युद्ध करते थे उसको लूट लेते थे, वही लूटा गया धन क्या कहलाता था? खम्स कहलाता था। तो याद रखेगा दूसरा टैक्स था खम्स। ठीक है, ये एकदम प्रॉपर तरीके से लागू हो गया। तीसरा याद रखेगा दोस्तों जजिया कर। सर जजिया कर के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा है, ये गैर मुस्लिम कर था। ठीक है, गैर मुस्लिम कर यानी जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, ठीक है, उसे यह कर देना पड़ेगा। और पहली बार दोस्तों यह गैर मुस्लिम कर यानी जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू किया गया, जबकि इसकी शुरुआत 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, जजिया कर की शुरुआत वहां से थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, बच्चों को और अपंग या दिव्यांग लोगों को इस कर से बाहर रखा था। और यहां पर ब्राह्मणों पर दोस्तों जजिया कर देखने को मिलेगा, वो भी याद रखेगा। एक चौथा कर है दोस्तों जकात। जी हां दोस्तों, जकात याद रखेगा। जकात, ये 4 तरह के कर थे जिसे फिरोज शाह तुगलक के समय में राजस्व व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लाया गया। तो इस सवाल को आप याद रखेंगे। सवाल ये भी आता है। देखिए अगला सवाल दे भी रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वह शासक है जिसने क्या किया? जिसने यहां पर जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला लिख रहा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ऐसे सवाल लेता है, चाहे मिला देता है तो एक साथ दारुल लिखा जाता है, तो दार उल सफा या दारुल सफा एक ही बात है। ठीक है, दारुल सफा क्या दोस्तों? तो दारुल सफा दोस्तों एक खैराती अस्पताल है। क्या है दोस्तों? एक खैराती अस्पताल है, याद रखेंगे। ठीक है, खैराती अस्पताल है जिसका नाम है दारुल सफा, यानी जहां पर निःशुल्क चिकित्सा लोगों को मुहैया कराया जाता था। और ये किसके समय में दोस्तों स्टार्ट किया गया था? तो दारुल सफा की शुरुआत किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसने बहुत सारे सुधार भी किए हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूं। लिख रहा फिरोज तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, अनाथों लिखना चाहिए, अनाथ स्त्रियां नहीं होती दोस्तों, अनाथ बच्चे होते हैं। ठीक है, और विधवा स्त्रियों। ठीक है, अनाथ बच्चों, यहां गलत हो गया, अनाथ बच्चों, विधवा एवं विधवा स्त्रियों या विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना किया था? यानी जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके लिए दोस्तों क्या बनाया था? तो उनके लिए दोस्तों बनाया था दीवान ए खैरात।
क्या बनाया था? दीवान ए खैरात एक विभाग था दोस्तों, जहां खैरात यानी निःशुल्क रूप से उन्हें खाना पीना रहने आदि की सुविधा दिया जाता था। तो इस तरह से भी काम था। लिख रहा दिल्ली के जो सुल्तान भारत में दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया वह कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह सवाल कई बार परीक्षा में आता है और बच्चे यहां पर गलती भी करते हैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, कभी भी आपसे पूछे कि भारत में पहली बार नहर किसने खुदवाया, तो क्या बताएंगे? जो पहले नंबर का था शासक जिसने तुगलक वंश की नींव रखी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार नहर बनाया। ठीक है, और नहरों का जाल पूछे कि ढेर सारा नहर किसने बनवा दिया, तो याद रखेगा किसने बनवाया, तब वहां बताएगा फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। बाग किसने लगवाया? इसने लगाया। कुआं, ढेर सारे कुआं, एक दो नहीं हजारों की संख्या में कुएं, हजारों की संख्या में अस्पताल, हजारों की संख्या में बागों का निर्माण, हजारों की संख्या में नहरों का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आएगा समझ में, बस आराम आराम से आप देखते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। सैंपल के तौर पे किताब दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि केवल इतनी ही किताबें हैं, आप समय समय पे चेक कर लीजिए, हमेशा नई नई किताबें ऐड होती रहती हैं। इन किताबों को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन दोस्तों आप मार्केट से ले सकते हैं और ऑनलाइन हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हक़ सर्ब कर लगाया जाता था। हक़ सर्ब दोस्तों एक कर किस पे लगता था? दोस्तों एक प्रकार का सिंचाई कर था। क्या था दोस्तों? यह एक प्रकार का सिंचाई कर था। अच्छा, क्यों सिंचाई कर लगता था? देखो, इतने बड़े मात्रा में आपने पढ़ा कि नहरों का जाल बिछा दिया गया। ठीक है, आपने क्या पढ़ा कि नहरों का जाल बिछा दिया गया था। तो भाई इतना नहर बिछाने के लिए भाई पैसा भी तो आना चाहिए, तो पैसा आएगा कहां से? इसलिए सिंचाई कर लिया जाने लगा। तो जिसे हक़ सर्ब कहा जाता था, यह एक तरह का सिंचाई कर था। लिख रहा राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखेगा, वह पहला भारतीय था फिरोज शाह तुगलक। कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा भारतीय था जिसने राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, खैराती अस्पताल बनवाया, खैराती रहने के लिए दोस्तों व्यवस्थाएं किया। ठीक है, तो सारी चीजें याद रखेगा। लिख रहा दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग यानी क्या बनाया दोस्तों? एक ट्रांसलेट डिपार्टमेंट दोस्तों इसने तैयार किया। ठीक है, कि स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, यानी एक अलग से ट्रांसलेशन विभाग किसने बिठाया? तो याद रखेगा, वो फिरोज शाह तुगलक ही था। जी हां दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के समय में ही दोस्तों क्या था? याद रखेंगे, ये ट्रांसलेट डिपार्टमेंट बन चुका था। इसे भी आप याद रखेंगे। इसके पहले जब अलबरूनी आया था भारत, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था, वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेगा। बाकी ट्रांसलेट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो ट्रांसलेट डिपार्टमेंट दोस्तों किसके समय में बना? वो फिरोज शाह तुगलक के समय में बना है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? देखिए, सबसे अधिक संख्या में दास, लगभग 2,80,000 दास कहा जाता दोस्तों। इससे अधिक दास किसके यहां पर थे? फिरोज शाह तुगलक के यहां पर थे। इसे दास रखना बड़ा पसंद था, इसीलिए दोस्तों एक नया डिपार्टमेंट भी इसने बना दिया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। क्या नाम था? दीवान ए बंदगान नाम था। ये इस दास विभाग का नाम था दोस्तों, इसको याद रखेगा। और सबसे अधिक दास 2,80,000 कम नहीं होता। ठीक है, 2,80,000 दास किसके यहां थे? याद रखेगा, फिरोज शाह तुगलक के यहां। लिख रहा फिरोज तुगलक ने कहां से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली स्थापित कर दिया? तो दोस्तों आपने सुना होगा, एक तो नाम सुना होगा दोस्तों टोपरा का, सुना है ना, टोपरा का, और एक नाम सुना होगा मेरठ का। जी हां दोस्तों, टोपरा और मेरठ से जो अशोक के स्तंभ थे वो यहां लाकर शिफ्ट करा दिया था। याद रखेगा, उसमें टोपरा को दोस्तों खिजराबाद भी कहा जाता था, तो कई जगह पे खिजराबाद का भी ऑप्शन दे देता। ठीक है, तो खिजराबाद का भी दे सकता ऑप्शन, तो ये भी आपका सही रहेगा। आप टोपरा के साथ साथ इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लिख रहा फिरोज तुगलक को खलीफा ने कौन सी पदवी दिया? जी हां दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपने पढ़ा कि इसके पहले वाला जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, को कभी खुतबा नहीं पढ़ता था। वो विद्वान था, बहुत ज्यादा विद्वान था, वो कभी किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने कभी खुतबा नहीं पढ़ा। लेकिन आगे जो फिरोज शाह तुगलक हुआ, इसे पदवी भी मिला खलीफाओं के द्वारा, यानी ये खलीफाओं को मानता था, खुतबा भी पढ़ता था। याद रखिएगा, सैयद उस सलातीन की पदवी मिली। क्या मिला दोस्तों? सैयद
सैयद उश सलातीन, सैयद उश सलातीन की दोस्तों पदवी से मिली थी, यह भी आप याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है कि खलीफा ने इसे कौन सी पदवी दिया, तो सैयद उश सलातीन, सलातीन आप याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना किस नाम से किया। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रचना, अपनी आत्मकथा खुद लिखा है, इस किसी और ने नहीं लिखा है। इस रचना का नाम क्या है, याद रखिएगा, उस रचना का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम है दोस्तों, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही दोस्तों उस रचना का नाम है, जिसे किसने लिखा है, तो उसे स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखा है, यह भी याद रखिएगा। लिख रहा है फिरोज तुगलक ने कौन से सिक्के चलवाए। ठीक है, उन सिक्कों का नाम बताना जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों स्टार्ट कराया गया। तो दो सिक्के थे दोस्तों, एक सिक्के का नाम था दांग और दूसरे सिक्के का नाम था दिरहम। क्या था दोस्तों, दांग और दिरहम नाम के दोस्तों दो सिक्के चलवाए थे, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। लिख रहा फिरोज तुगलक के समय चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्कों को दोस्तों क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा, इसका नाम आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे दोस्तों, इसे कहा जाता था अद्धा। क्या कहते थे, अद्धा पौआ, हाँ सर वही। ये चांदी और तांबे के जो सिक्के होते थे उन्हें अद्धा कहा जाता था या उन्हें विख कहा जाता था, विख, याद रहेगा, अद्धा या विख कहा जाता था। जो चांदी और तांबे के मिश्रण से जो सिक्के बनाए जाते थे फिरोज शाह तुगलक के काल में, उनका नाम मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा फिरोज तुगलक ने उपज का कितना भू राजस्व के रूप में वसूल किया था। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने अलाउद्दीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अलाउद्दीन के बारे में, और अलाउद्दीन के समय मैंने पढ़ा था भैया कि 1/2, जी हाँ दोस्तों 50% तक दोस्तों टैक्स लगता था। इसके समय में ऐसा नहीं था दोस्तों, याद रखेगा, इसके समय में 1/10 जो था ये ऊसर भूमि पर था। ठीक है, ऊसर भूमि पर भी दोस्तों 1/10 से ले लेता था, बाकी पे तो अलग अलग तरीके के टैक्स लगे ही थे। ठीक है, लिख रहा फिरोज तुगलक के शासनकाल में निर्मित खाने जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना दोस्तों किससे की जाती है, तो याद रखेगा दोस्तों एक मकबरा बना था, इसकी तुलना यरूशलेम स्थित एक मकबरा दोस्तों, उसका नाम याद रखिएगा उमर की मस्जिद। ठीक है, ये मकबरा है उमर की मस्जिद, उससे दोस्तों कंपेयर किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सवाल आ गया और डिफिकल्ट भी आ गया। देखिए जब चैप्टर को आप बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे ना, तब आपको ऐसे ही सवाल वहां पर मिलेंगे। लेकिन आप फिरोज तुगलक दिल्ली के किस दुर्ग का निर्माण कराया था, तो दिल्ली में दोस्तों टोपरा का दुर्ग आपने सुना होगा, या फिर फिरोज शाह कोटला सुना होगा। कोटला फिरोज शाह दुर्ग, पूरा नाम है कोटला फिरोज शाह दुर्ग, याद रखेगा दोस्तों। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला लिख रहा तारीख है फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। जहां दोस्तों तारीख है फिरोज शाही, देखिए जो पीछे आपने पढ़ा था वो था फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम था दोस्तों, फुतुहात ए फिरोज शाही, और आपने पढ़ा कि फुतुहात ए फिरोज शाही ये आत्मकथा है, और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। ठीक है, ये किसने लिखा था, ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। लेकिन आपसे दो अन्य किताबों का नाम दे रहा है, तारीखे फिरोज शाही और दे रहा है फतवा ए जहांगीरी। तो दोस्तों ये वाली किताब किसने लिखा था, ये किताब दोस्तों लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दोस्तों यह किताब लिखा गया है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूजन में यहां भी गलतियां करते हैं। ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा गलतियां होंगी, बेसिक सी बात है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की दोस्तों स्थापना किया था, तो बहुत सारे नगर थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों जौनपुर, जिसे जौना खां के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा गया था, जौना खां के नाम पर, याद रखेंगे। ये इसका बड़ा भाई था, अरे उसी मोहम्मद बिन तुगलक जो इसके पहले का था ना, वही इसका बड़ा भाई था, बचपन के नाम उसका जौना खां था, उसी के नाम पर था। और जौनपुर को दोस्तों उस समय पूर्व का सिराज कहा जाता था। क्या कहते थे, पूर्व का सिराज कहा जाता था, उसे भी इसने बसाया। इसके बाद दोस्तों आपने फिरोजाबाद का नाम सुना होगा, फिरोजाबाद। जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद दोस्तों चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, चूड़ी उद्योग के लिए बड़ा पॉपुलर है आजकल। ठीक है, तो याद रखेगा इस फिरोजाबाद की स्थापना भी किसने किया था, फिरोज शाह ने किया था। इसके बाद दोस्तों आपने हिसार का नाम सुना होगा, आपने फतेहाबाद का नाम सुना होगा, फतेहाबाद का। जी हां दोस्तों, ये हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया। या फिर आपने फिरोजपुर का नाम सुना होगा,
फिरोजपुर का, ये सभी ऐसे नगर थे जो उस जमाने में किसके द्वारा बसाए गए? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। इन्हें भी याद रखिएगा। लिख रहा तुगलक राजवंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? तो इसके बाद दोस्तों एक कम पीरियड के लिए एक और राजा बना था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद था। याद रखें दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही क्या हुआ था दोस्तों? याद रखेगा, एक बहुत भयानक आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। कौन सा? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। उस तैमूर लंग के आक्रमण के समय दोस्तों कौन राजा था? तो याद रखेगा नासिरुद्दीन महमूद राजा था। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और खिज्र खां ने दोस्तों यहां पर खिज्र खां, जो आगे आप पढ़ेंगे सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां ने दोस्तों तैमूर लंग की सहायता किया था इसे हराने में, नासिरुद्दीन महमूद को हराने में। और जब नासिरुद्दीन महमूद मारा गया तो तैमूर लंग ने भारत में जो जीता हुआ प्रदेश था वो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां को देके चला गया। वो खिज्र खां बाद में जब पूरा मिल जाता है उसको राजपाट, तब वो नया वंश बनाता है। कौन सा? सैयद वंश आएगा। तो खिज्र खां ने दोस्तों इसको सहायता किया था, ठीक है। तैमूर लंग की सहायता किसने किया था? खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां ने किया था, यह भी आप याद रखेंगे। और उसी के सहयोग से यह जीत जाता तैमूर लंग और भारत में नसरुद्दीन महमूद मारा जाता है। और भारत में अब जो है यहां पर तुगलक वंश समाप्त होकर अब सैयद वंश की शुरुआत होने वाली है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में आया होगा। याद रखेगा स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय पूरी तरीके से पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों किताबें भी हमारी आ चुकी हैं, तो मौका दीजिए, किताबों के साथ जुड़िए। बहुत अच्छी किताबें घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और है, जिन बच्चों ने शुरुआत से वीडियो नहीं देखा, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं दोस्तों कि आप शुरू से वीडियो देखिए। देखिए आपके भले के लिए बता रहा हूं, ये भले ही ट्रेलर वीडियो है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता होगा आपको इस क्लास से भी। तो रेगुलर इस क्लास को देखिए और आगे भी दोस्तों नए नए चैप्टर को मैं लेके आते रहूंगा। जहां जितना हो पाता है, बन पाता है, मैं उतनी वीडियोज आपको दे रहा हूं ताकि कोई टॉपिक आपसे स्किप ना होने पाए। तो अभी तो शुरुआती चल रहा दोस्तों, अभी तो एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हुआ, बहुत जल्द दोस्तों मिडावल हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं है। जहां दोस्तों समझ लीजिए जहां मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त हुआ ना, ये मिडावल हिस्ट्री का चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो आप जुड़िए, लेट हैं आप, बहुत ज्यादा लेट हैं। आप सोचिए 1300-1400 ईस्वी तक आ गए। सन 1600 में दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। 200 साल का इतिहास और पढ़ना है आपको, और थोड़ा बहुत आगे बढ़ करके और 2-4 वंशों के बारे में, जो छोटे मोटे राजवंश थे उनके बारे में पढ़ना है। तो आपका मिडावल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देर मत करिए, जितना ज्यादा देर करेंगे नुकसान आपका, मेरा नुकसान नहीं। 45 लेक्चर में मैंने एंशिएंट कंप्लीट किया और आगे दोस्तों 30-40 लेक्चर में दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 75 जाते जाते ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। पूरा मिडावल हिस्ट्री दोस्तों क्लोज हो जाएगा। तो ज्यादा देर मत करिए, आइए जुड़िए चैनल के साथ और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।